हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं दीक्षा आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रबंध के सिद्धांत इससे रिलेटेड हमारे 20 क्वेश्चंस जो हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको करा दिए हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगला चैप्टर फिर शुरू करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चंस इसके आगे के देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन है हमारा, टेलर का पूरा नाम क्या है। जो F.W. टेलर हैं उनका पूरा नाम बताना है। पूरा नाम उनका क्या है? ऑप्शन है फैंस विस्लो टेलर, या फार्म विंसलो टेलर, या फ्रेडरिक विंसलो टेलर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो F.W. टेलर हैं इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के कौन है? ये जनक है। अगला क्वेश्चन है, गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। जो गति अध्ययन है मतलब गति अध्ययन करते समय किस चीज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है चार्ट, ग्राफ, या फोटोग्राफिक, या स्टॉपवॉच। देखिए, जो गति अध्ययन है, गति अध्ययन में देखा जाता है कौन क्या काम कर रहा है और हाथ पैर हिलाने की, मतलब कितना हाथ पैर हिला रहा है, कितना वो श्रम कर रहा है। तो उसके लिए क्या है? फोटोग्राफिक, यानी कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ क्या कैमरा लगा दिया जाता है, तो इससे क्या पता चल जाता है कि कितने लोग कितना कार्य कर रहे हैं। और समय अध्ययन में किया जाता है स्टॉप वॉच का यूज। किसमें? समय अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए। प्रबंध में प्रयोग किए गए समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, या सभी। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में ये समय अध्ययन भी प्रयोग किया गया और थकान अध्ययन भी और गति अध्ययन भी, इन तीनों का प्रयोग किया गया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि ये सभी के सभी वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं। क्या? उत्पादन विभाग जो है उसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, दो विभाग थे, एक था नियोजन विभाग और एक था हमारा उत्पादन विभाग। इसमें भी 4 थे, 4 नायक इसमें थे, तो ये टोटल 8 नायक थे। तो इनमें से हमें देखिए उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, या सभी। तो देखिए, ये तीनों जो हैं उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं। टोली नायक भी आता है, गति नायक भी, और मरम्मत नायक भी। एक और होता है, वो उसे बोलते हैं निरीक्षण। चौथा नायक है निरीक्षण। ये सभी जो है उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? ये सिद्धांत दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें से कि इनमें से हेनरी फ्योल का कौन सा सिद्धांत इनमें से नहीं है। हेनरी फ्योल का सिद्धांत इनमें नहीं है। कार्य विभाजन का सिद्धांत, सहयोग ना कि टकराव का सिद्धांत, या अनुशासन या कमांड की एकता। देखिए, हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत कार्य विभाजन इनका था, यानी कि कार्यों को बांटना, जो कार्य के लिए विशिष्ट हो, जो कार्य उसमें निपुण हो, योग्य हो, उसके लिए तो अलग अलग कार्यों को उनमें बांटा जाए। मतलब जो लोग जो कार्य कर सकता है उसमें बांटना, जिससे काम भी कम हो जाएगा और जो योग्य व्यक्ति है वो काम उसको अच्छे से कर पाएगा। कार्य के विभाजन
देखिए, सहयोग ना कि टकराव, ये हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है। ये किसका है? ये है FW टेलर का सिद्धांत है। किसका? FW टेलर का ये सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अनुशासन, अनुशासन भी फ्योल का सिद्धांत है, और कमांड की एकता भी क्या है? फ्योल का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, इनमें से बताना है कि किस कार्य के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में वो कार्य करते हैं। प्रबंधकीय कार्यवाही के लिए, या निर्णय लेने के लिए, या दोनों, या कोई नहीं। देखिए, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकीय कार्यवाही जो होती है उसमें दिशा निर्देश के रूप में भी कार्य करते हैं, और जो निर्णय भी प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा हम ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक श्रेष्ठ से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में फ्योल ने किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है? क्या है? एक औपचारिक संगठन है और जो वहाँ पर प्रत्येक भागीदार को क्या आदेश केवल एक, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? आदेश की एकता, यानी कि एक विशिष्ट अधिकारी, एक श्रेष्ठ व्यक्ति से क्या आदेश प्राप्त होने चाहिए। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कमांड की एकता, या फिर इसे बोलते हैं आदेश की एकता। क्या? आदेश की एकता, यानी कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति से ही उनको आदेश प्राप्त होने चाहिए और उन्हीं के लिए क्या जिम्मेदार होना चाहिए। अगर अलग अलग अधिकारियों से कोई श्रमिक को या कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य मिलेंगे तो वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, उसे आलस और आने लगेगा कि ये कार्य थक जाएगा वो पूरी तरीके से। अगर उसे एक अधिकारी से अधिकार प्राप्त मतलब कार्य प्राप्त होंगे तो वो सही से कार्य कर पाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मुखिया और एक योजना, ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी एक मुखिया और एक योजना के पूछा गया है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है दिशा की एकता, स्केलर चेन, या कमांड की एकता, या कर्मचारियों का पारिश्रमिक। देखिए, एक मुखिया और एक योजना मतलब कि जितने कार्य, मतलब अगर कार्य हो रहा है, अगर कार्य एक ही है पूरे समूह का, तो उनमें एक लीडर भी एक होना चाहिए और उनकी कार्य करने की जो योजना है वो भी अलग अलग नहीं, एक ही होना चाहिए। अगर लक्ष्य एक ही है तो उनका मुखिया भी एक हो और उनके लिए एक ही योजना हो, यानी कि दिशा की एकता, यानी इसको बोलते हैं निर्देश की एकता भी इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है। यानी निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता, यानी अधिकार सिर्फ एक ही के हाथ में होगा, एक हाथ में होगा अधिकार, तो उसे क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, या प्रबंधकीय अवधि, या इनमें से कोई नहीं। जब अधिकार एक हाथ में हो, यानी उच्च स्तर के हाथ में होता है, तो ये क्या होगा? केंद्रीयकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केंद्रीयकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए। यानी कि एक संगठन को क्या प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंध के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए।
दिए गए कथन में वर्णित प्रबंध के सिद्धांत का नाम बताइए। यानी जो दिया गया है हमें इसमें से क्या बताना है, कौन सा सिद्धांत इसमें लागू हो रहा है। ऑप्शन है पहला अनुशासन, प्राधिकरण और जिम्मेदारी, कमांड की एकता, और नीचे है दिशा की एकता। देखिए, अगर किसी को आपने दायित्व दिया है कि आप ये काम करिए तो उससे संबंधित उसे अधिकार भी देने चाहिए, तभी तो वो कोई कार्य पूरा कर पाएगा। अगर कोई उसकी बात क्यों मानेगा, अगर उस पर कोई अधिकार ही नहीं होगा तो क्या कोई उसकी बात मानेगा? ऐसे ही ले लेंगे उसे हल्के में, मतलब वो कार्य अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही से नहीं निभा पाएगा अगर उसे उसके अधिकार नहीं दिए गए तो। यानी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी जो है आपके साथ साथ होनी चाहिए, अधिकार और जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, अधिकार और उत्तरदायित्व जो है आपके साथ साथ चलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? जो नौकरशाही दृष्टिकोण है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें सामान्यतः? निजी संस्था में, या सरकारी संस्था में, या एकल संस्था में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो नौकरशाही का जो दृष्टिकोण, जो नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया जाता है, दृष्टिकोण कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? सरकारी संस्था में। कहाँ पर? सरकारी संस्था में। बोलते हैं ना, कोई सरकारी जॉब कर रहा होता है कि सरकारी नौकर, उस तरीके से ऐसे नौकरशाही की दृष्टिकोण से उसे देखा जाता है, तो क्या सरकारी संस्था में देखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, व्यवसायियों को प्राप्त लाभ है क्या है? कुशल नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि, या कम मूल्य, या राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। जो व्यवसायियों को लाभ प्राप्त है, क्या लाभ क्या है उनका? कुशल नियंत्रण। क्या? कुशल नियंत्रण। अगर उनके पास कुशल नियंत्रण है तो सब कुछ उनके लिए आसान है, उनको उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उनके लिए लाभ भी उनका ज़्यादा होगा, लागत भी कम लगेगी अगर क्या एक कुशल नियंत्रण है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान है। इनमें से हमें बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान कहाँ पर है? मानसिक क्रांति, या प्रबंध के उद्देश्य, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का कहाँ पर? मानसिक क्रांति के लिए योगदान है। मानसिक क्रांति मतलब जो श्रमिक और प्रबंधक हैं इन दोनों को उनके व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि दोनों समझदार रूप से, मतलब सामंजस्य इनमें बना रहे, इनकी सोच पुरानी ना रहे, इन दोनों क्या है बराबर के रूप में देखना, जिससे क्या होगा? उत्पादन ज़्यादा होगा। ये किसने? FW टेलर। ये किसने? टेलर, इसका योगदान है। क्या? मानसिक क्रांति। इनको क्या बंटवारे की अपेक्षा लाभ पर ध्यान देना चाहिए। किस पर? लाभ पर, या इन दोनों यानी लाभ के बंटवारे पर इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। काय पर? इनको लाभ की यानी संस्था के लाभ पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है हमें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हेनरी फ्योल ने 12 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, या 14, या 16, या 18। तो देखिए, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कितने? 14 सिद्धांतों का। कौन सा? कितने? 14 सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के प्रतिपादित सिद्धांत हैं, इनमें से बताना हेनरी फ्योल के प्रतिपादित सिद्धांत कौन से हैं। कार्य विभाजन का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, या कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, या फिर ये सभी। देखिए, जो हेनरी फ्योल के सिद्धांत थे उन्होंने देखिए कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया था कि कार्यों को जो है अलग अलग छोटे छोटे रूप में बांट देना चाहिए, जो योग्य है उस कार्य को दिया जाना चाहिए, मतलब विशिष्टीकरण जो विशिष्ट है उसके लिए
उसको वो कार्य देना चाहिए। निर्देश की एकता, निर्देश की एकता भी सिद्धांत है। निर्देश की एकता मतलब देखिए, जो जो एक योजना है और एक ही उसमें क्या है, एक ही लीडर रहे, एक ही उसमें योजना रहे। अगर लक्ष्य एक ही है तो उसके लिए समूह अलग अलग ना हो, एक समूह हो, उन एक समूह का क्या हो, एक लीडर हो और एक लीडर ही हो, यानी क्या, उनको जो निर्देश देंगे वो क्या, निर्देश की एकता। अलग अलग कार्य वो कैसे करेगा, अगर अलग अलग लीडर से उसे कार्य मिलेगा तो वो, और अलग अलग योजनाएं होंगी तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। क्या, निर्देश की एकता का सिद्धांत भी हेनरी फ्योल ने दिया था। और कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, यानी कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आप जहाँ परमानेंट हो, ऐसा नहीं है कि अगर उनको ये बोलेंगे कि मतलब उनको डरा धमका के रखेंगे कि आप यहाँ से चले जाओगे या फिर ऐसा काम कर दोगे तो आपको आपकी मतलब जो कार्य कर रहा है आपको हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो वो क्या होगा, इससे वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा, उसे भय ही लगा रहेगा कि ये मेरी परमानेंट ड्यूटी नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा। तो क्या, कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत भी हेनरी फ्योल ने दिया था। यानी कि ये तीनों जो दिए गए हैं ये सिद्धांत, ये क्या हेनरी फ्योल ने प्रतिपादन किए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी हेनरी फ्योल के सिद्धांत हैं। अगला है, निम्न में से कौन प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति नहीं है। क्या, इनमें से कौन से प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति नहीं है। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, सामान्य मार्गदर्शन या लोचशील या निश्चित। देखिए, इनकी प्रकृति, सिद्धांत जो है सभी जगह लागू होते हैं, सामान्य मार्गदर्शन भी करते हैं और इनमें लोचशील भी है। इनको अगर समय के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि इनमें लोच होता है। ये प्रबंध के सिद्धांत जो हैं ये निश्चित नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सिद्धांत की प्रकृति किस तरह की नहीं है, वो उसकी निश्चित प्रकृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में कौन असत्य है। क्या, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में कौन असत्य है, असत्य बताना है। प्रबंध के सिद्धांत बिना लोच उपाय नहीं होते, ये सही है। प्रबंध के अनुसार प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों में सुधार एवं परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों में सुधार एवं परिवर्तन करने के लिए प्रबंधकों को पूर्ण छूट नहीं होती है। पूर्ण छूट इसमें होती है, इसमें ये लोचशील है तो इसमें क्या है, पूर्ण छूट इसमें होती है। क्या, असत्य बताना है हमें, तो ये असत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य होगा। प्रबंध के सिद्धांतों में सुधार और परिवर्तन करने के लिए प्रबंधकों को जो है पूर्ण छूट इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्योल ने विशिष्टीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। फ्योल ने विशिष्टीकरण के किस शब्द का प्रयोग किया है विशिष्टीकरण के लिए। ऑप्शन है श्रम विभाजन, अनुसंधान, कार्यक्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो विशिष्टीकरण है, विशिष्टीकरण ये किस शब्द के लिए, किसके लिए किया है, श्रम विभाजन के लिए। यानी कि श्रम विभाजन यानी कार्यों को बांटना, कार्यों को बांटना, ये विशिष्टीकरण का अर्थ किसने दिया है, हेनरी फ्योल ने। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था। ये सिद्धांत दिए हुए हैं हमें और इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल ने नहीं दिया है। ऑप्शन है कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत या मानसिक क्रांति का सिद्धांत।
देखिए, कार्य आवंटन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था, और केंद्रीकरण का सिद्धांत ये भी हेनरी फ्योल ने दिया। अनुशासन का सिद्धांत ये भी किसने, हेनरी फ्योल ने दिया था। जो मानसिक क्रांति का सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल ने नहीं दिया है, वो किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था F.W. टेलर ने दिया था। किसने दिया था, F.W. टेलर ने ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है। जो अनुशासन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। अनुशासन संस्था की प्रमुख शक्ति तथा सफलता की कुंजी है। अनुशासन संस्था तथा इसके कर्मचारियों के मध्य हुए समझौते के प्रति श्रद्धा व स्वीकृति होती है। अनुशासन किसी संस्था में कर्मचारियों के मध्य हुए समझौते के प्रति श्रद्धा व स्वीकृति है, जो संस्था में आज्ञाकारिता, सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति क्या है, सम्मान है। तो देखिए ये तीनों सिद्धांत जो है सही है। अनुशासन का सिद्धांत ये तीनों ही जो है कहता है, यानी कि ये ऑप्शन डी इसका नीचे है, तो डी आपका सही आंसर होगा। ये सभी जो है प्रबंध अनुशासन का सिद्धांत ये सभी बात जो है कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि प्रबंध में अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए। यानी कि जो प्रबंध में अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी, इन दोनों क्या बराबर चलना चाहिए। ये बात किसने कही थी, ये बात देखिए टेलर ने, फ्योल ने, एलन ने या पीटर ने। देखिए जो बात ये है ये किसने कही थी, ये कही थी फ्योल ने। किसने, फ्योल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध संगठन से नहीं है। निम्न में से किनका संबंध संगठन से नहीं है। विशिष्टीकरण, भारार्पण या विभागीयकरण या उपरोक्त सभी। देखिए निम्न में से किसका संबंध संगठन से बताना है। संगठन में विशिष्टीकरण भी होता है, भारार्पण भी होता है, विभागीकरण, अलग अलग विभाग जो है संगठन में बांटे जाते हैं। फिर क्या इसका ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि ये सभी से संगठन का संबंधित इन सभी शब्दों से है। तो देखिए हमारे जो है 40 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगला जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है व्यावसायिक पर्यावरण। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अगर जी आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में।